अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम अपनी बात को फर्दर आगे बढ़ाएंगे। टॉपिक हमारा चल रहा है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। बेसिकली ये जो टॉपिक है टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, कल भी मैंने कहा था कि इसको बहुत सारे लोग डेप्रिसिएशन के नाम से जानते हैं। डेप्रिसिएशन बेसिकली सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ depreciable amount of an asset over its expected useful life। आपकी जो टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है, तो उनके जो बेनिफिट्स हैं वो डेफिनेटली 1 साल से ज्यादा हमें मिल रहे होते हैं, तो हम उनकी कॉस्ट को 1 साल में एक्सपेंस आउट नहीं करते। आज मैं इसमें थोड़ा सा एक्सपेंस का कॉन्सेप्ट भी आपसे डिस्कस करूंगा। असल में जो हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं ये एक्सपेंस है और इसकी जर्नल एंट्री भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो डेप्रिसिएशन बाय नेचर एक्सपेंस है, क्योंकि मैंने अक्सर ये बात क्लास में डिस्कस की है और मैं कहता हूं, मेरी आदत है कि इनिशियली हम बहुत सारी चीजों को एसेट मानते हैं, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वो एसेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्सपेंस में। ठीक है ना। अब ये स्प्लिट है, ये आपका एसेट है, लेकिन एक वक्त आएगा इसकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी, मतलब ये हम फुल्ली यूटिलाइज कर चुके होंगे। तो इसका मतलब है फिर वो एसेट किस पे कन्वर्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक बड़ी अमाउंट का जो एसेट परचेज करके लाते हैं, जिसको मैंने बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहा जाता है। तो हम उस कैपिटल एक्सपेंडिचर को 1 साल में एक्सपेंस नहीं दिखाते, बल्कि 3 साल, 4 साल, 6 साल। आपने देखा, जैसे मैंने कल सवाल किया 7 साल की लाइफ, कई हम देख रहे होते 4 साल की लाइफ। तो आज हम शुरू में फोकस करेंगे कि हाउ टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अच्छा, मैं कुछ चीजें आज जो है ना वो इस तरीके से लेके चलूंगा कि ये मैंने इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे कल का लेक्चर इस वक्त जो है ना वो डिस्प्ले किया है। मैं यहीं से सवाल पिक करके आज की फाइल में पेस्ट करके उसकी मजीद जो है वो वैल्यू एडिशन की तरफ जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस सवाल की बात करूं, कल हमने डिस्कस किया था कि एबीसी ट्रेडर थे और उन्होंने एक एसिड खरीदा था 8 लाख रुपए का। उसकी लाइफ थी 7 साल, 1 लाख सैलवेज वैल्यू थी, और उसने तकरीबन इस एसिड को 3 साल यूज किया। 3 साल तो नहीं थे, बहरहाल उन्होंने इसको यूज किया था 6 महीने 2017 में, पूरा साल 2018 में, और 3 महीने अगले साल के। लेकिन वहां पॉलिसी मैंने शायद आपको कहा था अगर फुल ईयर की होती तो हम फुल ईयर पे जाते, लेकिन प्रोपोर्शनेट थी, हम प्रोपोर्शनेट पे गए थे। इसी सवाल को अब मैं यहाँ से देखिए कॉपी करके, और आज की जो फाइल है 15 तारीख की, उसमें यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। उसकी वजह ये है कि अब मैं इस सवाल में आपको फर्दर चीजें सिखाना चाहता हूँ। यानी हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस कर ली। हमने ये देख लिया कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। समटाइम कॉस्ट गिवन होती है, समटाइम वी नीड टू कैलकुलेट कॉस्ट। जिस तरह उसमें हमने डिस्कस किया था फार्मा में, कुछ डेटा रेलिवेंट था, कुछ इररेलेवेंट था, उन सबको प्लस माइनस करते हुए हमने कॉस्ट निकाली थी। और कोशिश करूंगा अगर आज टाइम बचता है तो जो मॉक पेपर का सवाल है डेप्रिसिएशन वाला 10 मार्क्स का जो आता है, वो भी इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि हम उसको अटेम्प्ट करें। दूसरी बात ये है कि ये जो आपका टॉपिक है, मैंने बार बार कहा है कि बहुत वास्ट है, और इसमें अभी हमने एक तो ये डिस्कस कर लिया कि हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट। यस, कॉस्ट की कैलकुलेशन कैसे होती है ऑलरेडी वी हैव डिस्कस। कॉस्ट के बाद फिर क्या होता है, देखिए अगर स्टेप वाइज आप देखें ना, एक एसिड खरीद के लाए, उस एसिड की सबसे पहले आपको क्या पता होनी चाहिए, कॉस्ट, ताकि उस कॉस्ट की जो भी अमाउंट है उस पर आप अपनी बुक में एसिड को डेबिट कर सके। अब मैं यहाँ पे कुछ जर्नल एंट्रीज की तरफ जाऊंगा, और मैं यहाँ पे फॉर्मेट जो है वो जर्नल का आपके सामने रखता हूँ, और मैं उस फॉर्मेट पे डिफरेंट जो है वो ट्रांजेक्शन्स को इंशाल्लाह हम रिकॉर्ड करेंगे। यानी एक मिनट जरा मैं कॉपी कर लूँ फॉर्मेट।
ओके, अब मैं इस सवाल की जो है ना बेसिकली क्या रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ, जर्नल एंट्रीज, राइट। इस सवाल को जर्नल एंट्रीज में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, जो सवाल कल हमने सॉल्व किया था। ये वाला सवाल मैं क्विक ओवरव्यू दे देता हूँ। इस सवाल में ये था, एक एसिड खरीदा है, कौन सी डेट को खरीदा है, Jan 1 2017। जब मैं मशीन खरीद के लाया, कॉस्ट ऑफ मशीन, कितने की मशीन खरीदी थी, तो क्या मुझे बताएगा हाउ टू रिकॉर्ड, इसकी डबल एंट्री कैसे बनेगी। बड़ी सिंपल एंट्री बनती है, जर्नल एंट्री बताएं, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है। मशीन को आपने डेबिट किया और डेट आपने कौन सी डेट को परचेज किया है, Jan 1 2017, ऐसे ही था। ओके, ये आपका पर्टिकुलर जिसमें हम टाइटल ऑफ अकाउंट लिखते हैं, उसके बाद पोस्टिंग रेफरेंस, उसके बाद ये डेबिट और आपके पास रुपीस में करेंसी है, और डेबिट के साथ साथ ये आपका क्रेडिट। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि हम जर्नल बना रहे हैं, या इसको अगर हम कॉमन नाम देना चाहे तो जर्नल एंट्रीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यस, हम ये जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा आपने गौर से समझना है। इसमें आज खास तौर पे डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री, एबीसी ट्रेडर्स सवाल का नाम है, ठीक है। सवाल आपके सामने मौजूद है, ये रहा सवाल। एबीसी ट्रेडर ने Jan 1 2017 को 8 लाख रुपए की मशीन परचेज की, मशीन डेबिट। अब आपको ये नहीं पता कि आपने कैश दिया है, आपको ये नहीं पता कि आपने चेक दिया है, आपको ये नहीं पता कि आपने उधार पे परचेज किया है। तो यू हैव ऑल ऑप्शंस, चाहे तो कैश क्रेडिट करें एक्सेप्टेबल होता है, चाहे तो बैंक क्रेडिट करें एक्सेप्टेबल होता है, चाहे तो अकाउंट्स पेबल। वैसे मैं जब ज्यादा बड़ी अमाउंट हो तो मैं कोशिश करता हूँ कि बैंक का टाइटल यूज करूं, क्योंकि आज के दौर में बिजनेसमैन अपनी मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कौन से चैनल से कर रहा होता है, बैंकिंग चैनल से, ठीक है। तो अब हमने ये Day 1 जब एसिड खरीदा तो अपनी बुक में क्या एंट्री बना दी, मशीन डेबिट कैश क्रेडिट। अब इसका आगे कॉन्सेप्ट देखिए, मशीन आपने ली Jan 1 2017। सवाल कह रहा था कल कंपनी का ईयर एंड होगा June 30, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट थी, पहली रिक्वायरमेंट थी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बाय स्टेट टाइम मेथड फॉर द ईयर एंडेड जून 2017, जून 2018 और सितंबर 2018। जून 2017 तो ईयर एंड है, 6 महीने बाद ईयर एंड आ गया। जून 2018 भी ईयर एंड है, पूरे साल के बाद आया। लेकिन सितंबर 2018 क्यों किया था, क्योंकि हमने 3 महीने फर्दर यूज करके उस एसेट को बेच दिया था। तो हमने कितने महीने का फर्दर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, 3 महीने का। अच्छा, अब हर कट ऑफ डेट पे, कट ऑफ से मुराद ईयर एंड पे या जहां एडजस्टमेंट करनी होगी वहां हम एंट्रीज रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि सिर्फ कैलकुलेट करना उससे इंपैक्ट नहीं आता। कैलकुलेशन तो सिर्फ वैल्यू आपके पास आ जाए इसलिए की जाती है। हमने कल 3 मरतबा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया और आप देख सकते हैं ये नीचे मौजूद है। पहले साल चूंकि ये एसेट सिर्फ 6 महीने आपने चलाया था और यहाँ पे फुल ईयर पॉलिसी नहीं थी, तो हमने प्रोपोर्शनेट बेस पे 6 महीने का क्या रिकॉर्ड किया था, डेप्रिसिएशन 6 महीने का, सॉरी रिकॉर्ड नहीं किया था, रिकॉर्ड तो आज करने जा रहा हूँ। 6 महीने का कैलकुलेट किया था। कितनी अमाउंट कैलकुलेट की थी 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 6 महीने का पूछ रहा हूँ, हर कट ऑफ पे एंट्री बनेगी हर ईयर एंड पे। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 50,000। इस 50,000 की जो डबल एंट्री बनेगी वो ईयर एंड पे रिकॉर्ड की जाएगी। ईयर एंड है हमारा June 30 2017। पहला ईयर एंड कब आएगा भाई, Jan 2017 के 6 महीने बाद जून 2017 आ गया। अब डेप्रिसिएशन की जनरल एंट्री क्या बनती है, इसकी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। और से सुनिएगा, वाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, बिकॉज के हमारा एसेट किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, एक्सपेंस में। एसेट किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, तो जब आपका एसेट कन्वर्ट होगा इनटू एक्सपेंस तो आपका एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट। अच्छा, वन हैंड तो आपका एक्सपेंस में कन्वर्ट हो रहा है
ऑन दी अदर हैंड आपके एसेट की वैल्यू, यानी हम एसेट को किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपेंस में। तो कोई भी एसेट जब कन्वर्ट होता है इनटू एक्सपेंस, तो एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट एसेट का नाम नहीं लिखा जाता, एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट है। अच्छा, उसको अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, या उसको एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं। बोथ आर सेम, कुल्लू जायज, दोनों जायज है, कोई इसमें ऐसी शरीयत पे पाबंदी नहीं है, दोनों जायज हैं। ये जो कॉमर्स वाले हमारे स्टूडेंट यहाँ मौजूद हैं, ये लोग ऑलरेडी पढ़कर आए, और मैंने भी जब आईकॉम किया था तो उस वक्त अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन ही बताया जाता है ज्यादातर। लेकिन अगर आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन लिखे, इसमें और भी वर्ड्स है, कुछ लोग लिखते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये भी जायज है, प्रोविजन फॉर। खास तौर पे अगर आप यूके अप्रोच की, जिसको हम कहते हैं कैमरी सिस्टम की बुक्स देखेंगे, ओ लेवल की या स्टेप की जो बुक्स होती है, उसमें फ्रैंकफुट पढ़ाई जाती है अकाउंटिंग में, तो फ्रैंकफुट में अगर आप देखेंगे तो वो वर्ड यूज करते हैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। कुछ लोग कहते हैं अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, कुछ लोग कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कुल्लू जायज, सब सही है, कोई मसला नहीं है। तो अब ये डबल एंट्री बनी 50,000 से, और ये एंट्री, ये टाइटल फिक्स है, डेप्रिसिएशन की एंट्री ऐसे ही रिकॉर्ड होती है। और ऐसा नहीं है कि सर ने बोल दिया कि भाई एंट्री है बस रट्टा लगा दो, कॉन्सेप्ट है इसके पीछे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, आपका एसेट किस में कन्वर्ट हो रहा है, जब आपने एसेट खरीदा था ना, तो एसेट कितने का डेबिट किया था, 8 लाख। आज आप बोल रहे 8 लाख में से कितना कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस में। और यहाँ पे आप चाहते हैं ना, वैसे तो मैं आपको बता दूं वैसे कर सकते हैं, लेकिन अभी आपका लेवल इनिशियल है, आप थोड़े बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह, तो सेमेस्टर 3-4 में जाएंगे, तो वहां आपको पढ़ाया जाएगा। मैं रात को पढ़ा रहा था इसी क्लास में, कल रात मैंने क्लास ली है, तो मैंने यही एक एंट्री बनाई थी डेप्रिसिएशन की, और मैंने ये एंट्री नहीं बनाई थी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और मैंने डायरेक्ट जो है वो एक्यूमुलेटेड को क्रेडिट नहीं किया, हम लोग डायरेक्ट इसको क्रेडिट कर देते एसेट, यानी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीन क्रेडिट, कुल्लू जायज, ये भी जायज है। भाई वैल्यू किसकी कम हो रही है, अब हम मशीन को क्रेडिट करने के बाद ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखते हैं ना, इसको कहते हैं कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट। क्या कहते हैं, और ये छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, पेपर में ये पूछा जाता है इसकी नेचर क्या है, एसेट है, कॉन्ट्रा एसेट है, लायबिलिटी है, इनकम है, तो आपको पता होना चाहिए कौन से टाइटल की नेचर क्या है। तो हाजा कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट, कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट से मुराद ऐसा अकाउंट जो एसेट को कम शो कर रहा है, जो एसेट की कमी जाहिर कर रहा है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, जब आप थोड़े बड़े हो जाएंगे तो आप ऐसे पढ़ेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, मैंने आपको देखिए अभी से ही बड़ा कर दिया, अभी से समझा दिया कि ये एंट्री भी आप सीखेंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीन क्रेडिट, कुल्लू जायज। कल रात बता रहा हूं, मैंने बनाई इसलिए मुझे याद आ गया। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट मशीन क्रेडिट, ये भी जायज है। तो एक चीज ध्यान में रखिए कि हमारे पास ये जो अल्टरनेट वेज है, उस पर अगर आप किसी भी वे पे जाते हैं तो सब एक्सेप्टेबल है, लेकिन फिल वक्त इस लेवल पे आपने डायरेक्ट एसेट को क्रेडिट नहीं करना, इनडायरेक्टली एक कौन सा अकाउंट क्रेडिट करना है, कॉन्ट्रा एसेट। अब मैं आपको एक लॉजिक और बताता हूं, देखिए बुक वैल्यू कैसे निकालते, बुक वैल्यू कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब आप खुद देखिए, एसेट की कॉस्ट है 8 लाख पहले दिन Jan 1, ये डेप्रिसिएशन कितने महीने के बाद का है, वेरी गुड। अगर मैं 6 महीने बाद उसकी बुक वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो क्या मैं 8 लाख बोलूंगा, 7.5 लाख कैसे बोलूंगा, कॉस्ट मेरे पास रिकॉर्ड है कितने से, 8 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे पास रिकॉर्ड है कितना, तो मैं कॉस्ट में से जब 8 लाख में से 50,000 माइनस करूंगा तो आंसर वुड बी 750। तो ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो क्रेडिट करते हैं ना, इसका मकसद होता है एसेट को क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या कम हो रही है, कम हो रही है ना, एज अ रिजल्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम हो रही है, और एसेट कम होता है तो लॉ क्या कहता है, क्रेडिट। तो वेरी सिंपल, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कॉन्ट्रा एसेट है, इसका ताल्लुक एसेट की फैमिली से ही है, तो बेसिकली ये एसेट अकाउंट है। तो यहाँ पे आपने इस ट्रांजेक्शन को लॉक कर दिया, और आपकी ये कितनी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई, 2। अब उसके बाद देखो मीनवाइल कोई एडजस्टमेंट नहीं आ रही, फिर आपका नेक्स्ट ईयर शुरू हो गया अगले दिन, इस कंपनी का साल Jan 1 को स्टार्ट नहीं होता, July 1 को,
क्योंकि इसका ईयर एंड कब होता है, जून 30 को। तो अब जुलाई 1 2017 जब अगले दिन आई, नया साल शुरू हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2017, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून 2018, ये पूरा साल। ये देखिए, ये टाइमलाइन नजर आ रही है आपको, ये पूरा सेकंड ईयर इसका। पहले साल में ये एसेट कितने महीने था हमारे साथ, अगले साल तो पूरे साल रहा। जब पूरे साल रहा तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 50,000 नहीं था, बल्कि कितना था, 1 लाख। अब ईयर एंड आएगा, फिर दोबारा मुझे क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा, अब आपको एंट्री बनाना आती है, सिंपल वही एंट्री, लेकिन अमाउंट चेंज हो जाएगी। क्या एंट्री रिकॉर्ड हो जाएगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, डायरेक्ट मशीन को भी क्रेडिट कर सकते हैं, या अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है भाई, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इज दैट क्लियर? कितने से होगा, 100,000 से। आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को डेबिट किया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट किया 100,000 से। तकरीबन आपका और एसेट का अच्छा, हमने जो है वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 1 लाख रुपए से। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब आप ये बताएं कि क्या हमारा और एसेट का टाइम तकरीबन 1.5 साल हो चुका है? 1.5 साल में कितना डेप्रिशिएट कर दिया? वेरी गुड। आज हमारी बुक में वैल्यू आ रही होगी 6.5 लाख, कॉस्ट 8 लाख माइनस। अच्छा, उसके बाद हुआ ये सीन कि 3 महीने बाद एसेट बेच दिया। तो 3 महीने बाद जब हमने एसेट बेच दिया तो हमारे पास जो है ना, ओके स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे जो है वो 1.5 साल का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया अब तक, और 1.5 साल के डेप्रिसिएशन में हमारे पास जो है तकरीबन 1.5 लाख रुपए की अमाउंट आ गई। अच्छा, अब चूंकि एसेट आपका जो है ना वो फर्दर 3 महीने आपने इस्तेमाल किया है, और वैसे तो आप चाहते तो और भी इस्तेमाल कर सकते थे, कोई आपके ऊपर पाबंदी नहीं थी, लेकिन बहरहाल हो सकता है आपको लग रहा था कि यार ये मशीन क्विक, इसमें तब्दीली आ गई है या मार्केट में एडवांस वर्जन आ गया है, तो आपने एसेट को बेच दिया। मजीद कितने महीने इस्तेमाल किया? ये है जून 30 2018। इसके अगले 3 महीने बाद 2018 ही रहता है भाई, लेकिन वो सितंबर की 30 होती है। तो हमने क्या सितंबर की 30 2018 पे ही आप देख सकते हैं, ये 3 महीने मैंने लिखे भी थे, 3 मंथ्स। क्या इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है? कितना डेप्रिसिएशन है ये देखिए। अब इसकी भी डबल एंट्री बनेगी। इसकी जो डबल एंट्री बनेगी वो रिकॉर्ड की जाएगी। क्या एंट्री बनेगी दोबारा बताए? वेरी गुड, सितंबर 30 2018। क्या एंट्री बनेगी? ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। आपने मजीद इसमें डेप्रिसिएशन अक्यूमुलेट कर दिया। असल में ये जो एक्यूमुलेटेड है ना, हाँ, तो इसका मतलब होता है जमा शुदा। एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? हाँ, यानी आप इसमें एक्यूमुलेट करते जाते हैं अपना, जी, ऐड करना, सम करना, एक्यूमुलेट करना, ऐड करना, ऑल आर सेम, कुल्लू जाइज। तो ये जो एक्यूमुलेट है, इसका मतलब होता है आप डेप्रिसिएशन इस अकाउंट में जमा करते जा रहे हैं। तो आज जमा करते करते कितना डेप्रिसिएशन हो गया इसमें, और आज वो तारीख आ गई है जब ये कंपनी अपने एसेट को बेचने जा रही है, डिस्पोज ऑफ करने जा रही है। तो आज जब हम डिस्पोज ऑफ करेंगे, शाह भाई अस्सलाम वालेकुम, शाह भाई चाय। अच्छा, तो आप जो है वो डेप्रिसिएशन तकरीबन 1.25 साल का रिकॉर्ड कर चुके हैं। इफेक्टिवली 1.25 साल हुए। पहले साल 6 महीने, दूसरे साल कंप्लीट ईयर, सेकंड ईयर 3 महीने। तो इफेक्टिवली 8 साल की लाइफ थी। आपने 1.25 साल एसेट को इस्तेमाल किया, आपको नहीं समझ आया, आपने मार्केट में जाके इसको बेच दिया। अच्छा, अब मसला ये है, ये जो हम एक हेड में डेप्रिसिएशन जो एक्सपेंस को डेबिट करने के बाद एक एसेट, एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट को क्रेडिट कर रहे थे, उसका क्या नाम था? एक्यूमुलेटेड। उस पे डेप्रिसिएशन आपका एक्यूमुलेट हो रहा है।
और तकरीबन ये 3 कट ऑफ पे 1,75,000 का डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट हो गया। और ये मैंने कल कैलकुलेशन भी की थी, अगर आप देखें, क्योंकि जाहिर सी बात है जब मैं बेचने जाऊंगा तो मुझे ये पता करना है कि मुझे गेन हुआ या लॉस। तो मैंने कहा यार कॉस्ट थी 8 लाख रुपए, और जितना टाइम मैंने रखा है ना, अभी आप देखें लॉजिक आपको क्लियर होगी, मैं वो एंट्री बना रहा हूँ, उस एंट्री में मेरा डेप्रिसिएशन जो है वो क्या होता जा रहा है, अक्यूमुलेट। तो कितना अक्यूमुलेट हो गया है 175। अब मेरे पास बुक वैल्यू आ रही थी 6,25,000, मार्केट ने खरीद लिया 6,60,000, तो मुझे कितना फायदा हुआ, वो आपके कैलकुलेशन मैंने ऊपर सवाल में लिख दिया था कि आपके डिस्पोजल डेट है 30 सितंबर और सेल प्रोसीड यानी सेल करने से जो पैसा आया, कितना पैसा आया 6,60,000। अब इसकी भी एंट्री बनेगी, इसकी डबल एंट्री थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आपने बहुत एहतियात से समझना है, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत ज्यादा एहतियात से आपने समझना है। इसमें 4 इंपैक्ट एट द सेम टाइम रिकॉर्ड होंगे, 4 इंपैक्ट्स, कंपाउंड एंट्री बनेगी। कैसे, देखिए आप मशीन बेचने गए मार्केट में, मार्केट ने आपको पैसा दिया, कितना पैसा दिया, अच्छा, या तो मार्केट ने आपको कैश दिया या तो मार्केट ने आपको चेक दिया। चलो सपोज कर लेते हैं भाई चेक मिला है, तो मेमन भाई दूसरे मेमन का है, साथ थे तुम लोग भी, अच्छा, तो सितंबर की 30 तारीख को 2018, ठीक है। अब ये बताओ कैश भी डेबिट कर सकते हैं या बैंक, सपोज कर ले चले यहाँ पे कैश मिला है, ठीक है, हमने चेक पे भरोसा नहीं किया, पता नहीं चेक वहां बाउंस नहीं हो जाए, तो भाई हमने कैश दिया कितना 6,60,000। मैंने कहा था कितने इंपैक्ट्स यहाँ पे रिकॉर्ड होंगे, 4, कैश का आना। दूसरा इंतहाई 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 अहम इंपैक्ट है, वो ये है, इधर देखे नहीं, वो तो मैं बाद में लिखूंगा, जो सबसे इसमें कॉम्प्लिकेटेड है ना, वो ये है, मैंने इस एसिड को कितनी मर्तबा डेप्रिशिएट किया, 3 मर्तबा एक अकाउंट में अपने पास क्रेडिट कर रहा था, उस अकाउंट का क्या नाम था, हाँ। अभी जो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना, बेसिकली ये उस वक्त तक रहेगा जब तक एसिड रहेगा, जब एसिड ना रहा तो इस अकाउंट का भी कोई कॉन्सेप्ट ना रहा। अब इसको भी खत्म करना है, ये इसका ताल्लुक किससे था, अभी आप यकीन कीजिए, अभी इस एंट्री में आपको पता है ये मशीन को भी मैं क्रेडिट कर दूंगा। अभी यहाँ किसी ने कहा भी था एसिड, क्या ये मशीन अब हाजा मौजूद या ला मौजूद, अब आपके पास जो है ना ये वाली जो मशीन है ना वो मौजूद नहीं है, तो भाई जब मशीन ही नहीं है तो फिर ये एक्यूमुलेटेड किस में से माइनस करेंगे हम, अब जब हम रिपोर्ट बनाएंगे तो रिपोर्ट में इसको किस में से माइनस करेंगे, तो ये भी खत्म करना है, इस पे कितना अक्यूमुलेट हो चुका है। अच्छा, अब ये इस पर क्रेडिट पे पड़ा हुआ है ना, कोई भी चीज जब रिवर्स करनी हो, मतलब खत्म करनी हो, अगर क्रेडिट में तो क्या कर दो और डेबिट में तो क्या कर दो, वो खुद ही जीरो हो जाएगा, उसका टी अकाउंट ही जीरो हो जाएगा। जब एक चीज 1 लाख से डेबिट है, उसी टी अकाउंट को 1 लाख से क्या कर दो, अब उसका कोई कैरी डाउन बैलेंस आएगा, जब कैरी डाउन ही नहीं आएगा तो ब्रॉट डाउन भी नहीं आएगा। तो अब ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो है ना, इसको हमने रिवर्स करना है, और ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,75,000 वन शॉट, ये तो मैंने 3 मरतबा रिकॉर्ड किया था, अगर मैं 6 मरतबा में रिकॉर्ड कर चुका होता, उन 6 के 6 अमाउंट को क्या करता प्लस, और जो भी अमाउंट है, क्योंकि वन शॉट डेबिट कर दिया ना, जीरो हो गया वो ये 3 मरतबा क्रेडिट हुआ, ये 1 मरतबा डेबिट हुआ, बराबर हो गया। 2 इंपैक्ट तो ये होगा। तीसरा इंपैक्ट बता दिया इन्होंने कि एक एसिड जा रहा है तो वो एसिड क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अच्छा ये बताएं इस ट्रांजेक्शन में फायदा हुआ या नुकसान हुआ है, गेन ऑन डिस्पोजल, इनकम, रेवेन्यू, इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट, अगर लॉस होगा तो डेबिट, क्योंकि लॉस की नेचर है एक्सपेंस, और एक्सपेंस बढ़ता है तो, और इनकम बढ़ती है तो यहाँ पे हमने जब ये कल कैलकुलेशन की थी, ये रही कैलकुलेशन आपकी स्क्रीन पे, कितने का गेन हुआ था, ये गेन आपकी इनकम, रेवेन्यू, इनकम बढ़ती है तो गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट, कितने से गेन ऑन डिस्पोजल क्रेडिट होगा, अगर ये गेन के बजाय क्या होता तो मैं फिर डेबिट करता, सही है, फिर तीनों टोटल डेबिट होते, कोई मसला नहीं है, कुल्लू जायज। कितने से, आपने वंस अपॉन अ टाइम मशीन को डेबिट किया था, अब क्या मशीन आपके पास है, अब क्या मशीन है आपके पास, नहीं है, अब मशीन आपके पास नहीं है, जब मशीन आपके पास नहीं है तो मशीन को क्या करेंगे,
जब खरीदी थी तो मशीन को क्या किया था, आप मशीन बेचकर आ गए हो ना, मशीन आपके ऑफिस में मौजूद तो रिकॉर्ड में भी नहीं होनी चाहिए। अब रिकॉर्ड से क्या कर दो, माइनस यानी क्रेडिट। कितने से डेबिट किया था ऊपर देखिए, तो कितने से क्रेडिट कर दूंगा। अब आप देखिए एंट्री खुद ब खुद ही बैलेंस हो गई होगी, चेक करें, ये ट्रांजेक्शन ऑटो बैलेंस होगी, चेक करें। अगर ये लॉस होता ना, 3 चीजें मैं डेबिट करता, लॉस भी डेबिट में आता, मशीन क्रेडिट बिल्कुल जीरो हो जाती। तो ये कंपाउंड एंट्री है डिस्पोजल की। तो आप लोग एक काम करें, ये जर्नल एंट्री जल्दी से कॉपी करें, कोई कॉपी करें। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हमने जो है ना वो एक जर्नल एंट्री बनाई, ये लास्ट वन अगेन 30 सितंबर को डिस्पोजल की, एसिड को हमने डिस्पोज ऑफ किया और इसमें 4 इंपैक्ट्स आए। एक कल आपने एक्सचेंज का केस किया था, याद है आपको? एक्सचेंज के केस में एक हेड और बढ़ जाएगा, वहां पे 4 के बदले कितने हेड आएंगे, 5, क्योंकि वहां एक एसिड जा रहा होगा और एक एसिड, और कैश भी आप देकर आते हो उसको। कल याद है आप लोगों ने एक एसेट दिया था पुराना, वो एसेट क्रेडिट होगा, एक एसेट लेकर आए थे नया, वो डेबिट होगा। फिर आपको लॉस हुआ था उसमें 3000 का, वो लॉस डेबिट होगा, वेरी गुड। और उसका पुराने एसेट का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी पड़ा हुआ था, वो भी डेबिट हो जाएगा। और उसमें जो आपने उसको कैश एक्स्ट्रा दिया, कैश टू बी पेड, वो भी क्रेडिट होगा। तो मैं अब उसी एंट्री की तरफ जा रहा हूं, उसी सवाल की जर्नल एंट्री की रिकॉर्डिंग सिखा रहा हूं। ये भी मैंने रिकॉर्डिंग में सिखाई है, ये थी डिस्पोजल की। अब किसकी एंट्री सिखाऊंगा, एक्सचेंज की। बाकी डेप्रिसिएशन की एंट्री तो फिक्स है, और उसकी मैंने पूरी लॉजिक आपको बहुत डिटेल से समझा दी, सारे ऑल्टरनेट बता दिए, और उसमें पीछे लॉजिक क्या है। जाहिर सी बात है, वो एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो एसेट को हम क्रेडिट कर रहे हैं, डायरेक्टली एसेट का नाम शो नहीं कर रहे, उसके बैक पे एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट यूज कर रहे हैं, क्या नाम दे रहे हैं उसको, एक्यूमुलेटेड। और वो जब तक रखेंगे जब तक वो एसिड हमारे साथ है। जब वो एसिड बेच देंगे, जैसे ही बेचेंगे उस एक्यूमुलेटेड को रिवर्स करके क्या कर देंगे, डेबिट। ये ध्यान में रखना, चाहे डिस्पोजल हो चाहे एक्सचेंज हो, पुराना एसिड जा रहा है आपके पास, तो उस पुराने एसिड को क्रेडिट करने के साथ साथ उससे रिलेटेड जितना भी एक्यूमुलेटेड क्रेडिट में पड़ा हुआ है, वी नीड टू रिवर्स, और उसको हमने क्या करना है, डेबिट। तो अब मैं कल का जो हमारा वो एक सवाल और था, वो मेरे ख्याल से दिस वन ये था। अब देखिए इस सवाल में जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड नहीं थी, मैं इसमें एक रिक्वायरमेंट ऐड कर रहा हूं। ये मैंने सवाल यहां से कॉपी किया और आज की फाइल में इसको दोबारा मैं पेस्ट कर रहा हूं, और यहां पे मैंने इसमें, सॉरी ये तो कॉपी तो वहां से किया, इसको मैंने पहले यहां से कॉपी किया। और अब यहाँ पे देखिए आप, ये सवाल कल आप लोगों ने सॉल्व किया था, और इसमें कितनी रिक्वायरमेंट थी, 2। अच्छा ये सवाल जो है ना, मतलब ये मैंने कल भी कहा था आपको, ये 5 पेपर का सवाल है, और ये 5 या 7 नंबर का सवाल आया था, दोनों रिक्वायरमेंट मिला के। ये वजाद एंड सन्स, इसने क्या किया इस सवाल में, आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाई। कैलकुलेशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना, कॉस्ट कैलकुलेट करना, कुछ भी नहीं करवाया। इसने सब कुछ आपको खुद ही बता दिया कि भाई वंस अपॉन अ टाइम एक एसिड हम खरीद के लाए थे, कितने का खरीद के लाए थे। अच्छा ये बताओ, कभी ना कभी तो ये खरीदा होगा ना, जब खरीदा होगा उस वक्त एसिड को क्या किया होगा, डेबिट। वंस अपॉन अ टाइम, ये ओल्ड मशीन जब खरीदी थी तो उस वक्त आपने अपनी बुक में ओल्ड मशीन को डेबिट किया था। अब ये बता दें, आपके पास ओल्ड मशीन है या चली गई, आपके पास ओल्ड मशीन है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कल हमने ये सवाल डिस्कस किया था, एक मशीन पुरानी थी। अच्छा इसमें मैंने अभी आपको कहा कि कैलकुलेशन सारी हो चुकी है, पुरानी मशीन कभी खरीदी थी तो उस वक्त क्या किया था। अच्छा इसमें जर्नल एंट्री रिक्वायर्ड तो नहीं थी ना, इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 3, और मैं यहाँ पे कह रहा हूँ एक्सचेंज जर्नल एंट्री। क्या रिक्वायर्ड कर रहा हूँ, यानी जब आपने एसिड को एक्सचेंज किया है तो उस वक्त क्या जर्नल एंट्री बनी होगी। अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, मतलब मैं स्केच नहीं कर रहा, और मैं बस डायरेक्ट यहाँ पे रिक्वायरमेंट नंबर 3 लिख के इसकी जर्नल एंट्री बना के आपको दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये बताएं, क्या आपने नई मशीन खरीदी, एक्सचेंज की है। जो नई मशीन खरीदूंगा वो मेरे पास नई मशीन आ जाएगी, मशीन आती है, मशीन की नेचर क्या है, एसिड बढ़ता है तो न्यू मशीन डेबिट। सबसे पहले गौर से सुनिएगा, न्यू मशीन डेबिट। न्यू मशीन की कॉस्ट कितनी थी,
वेरी गुड, ये ऊपर भी लिखी हुई है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 75,000 और ये सवाल में भी मौजूद है कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन 75,000। अच्छा ये बताओ पुरानी मशीन है या पुरानी मशीन देकर आ गए? अब एक बात सुने, पुरानी मशीन को इस्तेमाल भी किया है, इस्तेमाल किया है तो उस पर क्या रिकॉर्ड किया है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट में पड़ा हुआ होता है? उसका एक्यूमुलेटेड। अभी पूरी लॉजिक समझाइए, जो बच्चे लेट आए वो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा ताकि उनको जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने क्रेडिट किया था। यहाँ देखिए मैंने कहा सब कुछ हो चुका है, कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पुराने एसेट पे रिकॉर्ड हो चुका है। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रा अकाउंट है। ये आपकी बुक में किस साइड पे पड़ा हुआ है अभी? वेरी गुड, कहाँ पड़ा हुआ है? इसको हमने रिवर्स करना है। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे? जब भी डिस्पोजल की एंट्री बनेगी या एक्सचेंज की एंट्री बनेगी, पुराना एसेट तो आपके पास से जाएगा लाजमी। एक्सचेंज करते वक्त भी एसेट देकर आ जाते हो, बेचते वक्त भी एसेट, तो उस पुराने एसेट को अपनी बुक से माइनस करने के लिए क्रेडिट करते हो, तो उससे रिलेटेड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि बाय नेचर कॉन्ट्रा एसेट है, जो कि कौन सी साइट पे मौजूद होता है? वेरी गुड, उसको खत्म करने के लिए क्या करते हैं? तो कितना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमें यहाँ डेबिट करना पड़ेगा? ठीक है 51,000। ओके, अच्छा ये बताएं आपने कैलकुलेशन की थी, मैंने भी की थी, कल ये कैलकुलेशन नजर आ रही है राइट साइड पे देखें, मुझे लॉस हुआ या गेन हुआ है? लॉस की नेचर इनकम है या एक्सपेंस है? एक्सपेंस बढ़ता है तो तो लॉस ऑन एक्सचेंज क्या लिखूंगा? लॉस ऑन, तो लॉस ऑन एक्सचेंज को डेबिट करूंगा या क्रेडिट? अगर ये गेन होता तो मैं क्या कहता? पिछले सवाल में गेन आया था अभी, उस वक्त मैंने क्या किया है? क्रेडिट। अब हम क्या कर रहे हैं? तीन इंपैक्ट तो ये हो गए, पुरानी मशीन है या देकर आ गए हो? लेकिन वंस अपॉन अ टाइम खरीदी थी, कितने की खरीदी थी ऊपर? तो जब खरीदी थी उस वक्त अपनी बुक में मशीन को क्या किया था? अब मशीन को क्या कर दो? उस मशीन का नाम है ओल्ड मशीन। क्या नाम है? ओल्ड मशीन क्रेडिट। अच्छा ये बताओ, बड़ा आसान से सवाल पूछ रहा हूँ, क्या खाली ओल्ड मशीन देकर नई मशीन लेकर आ गए हो या कोई बाबा कौम की तस्वीरें भी दी हैं? कुछ पैसा भी दिया है? कितना पैसा दिया है? वेरी गुड, 64,000 अमाउंट टू बी पेड, कैश टू बी पेड। कैलकुलेट किया था ना? नई मशीन कितने की थी? 75,000। उसने बोला भाई पुरानी मशीन में आपकी खरीद रहा हूँ 11,000 में, आप 75 में से 11 क्या कर दो? तो आपने कितना पैसा उसको दिया? तो कैश आया या कैश गया? तो कैश डेबिट होगा या क्रेडिट? एंट्री देखिए खुद ही बैलेंस हो गई होगी, अल्टीमेटली बैलेंस होगी इंशाल्लाह, चेक कर ले, हो गई बैलेंस। राइट, इज दैट क्लियर? कॉपी करें क्विक। फराज ब्रदर्स ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सचेंज अ नंबर ऑफ यूज्ड ट्रक्स एंड कैश फॉर अ वैकेंट प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड। सवाल में कंडीशन ये है, फराज ब्रदर्स जो कि ट्रांसपोर्ट कंपनी है, एक्सचेंज कर रही है नंबर ऑफ यूज्ड ट्रक्स, उसके पास कुछ पुराने ट्रक्स मौजूद हैं। तो अब सीन कुछ ये है, देखिए सपोज करें ये आपके पास जो है ना एक इंडस्ट्रियल लैंड है, ठीक है, ये आपकी जमीन है, ठीक है, ये जमीन आपको खरीदनी है, ठीक है, कौन सी कंपनी को खरीदनी है? इक्वल टू उसके अगेंस्ट आपको दो चीजें देनी है, पुराने ट्रक देने और कुछ क्या देना है? कैश। अब जरा इधर देखिएगा, इस इंडस्ट्रियल लैंड को परचेज करने के लिए आपने एक तो उनको देने हैं यूज ट्रक, ठीक है ना, ये आपके सपोज करें कि 2-3 यूज ट्रक हैं और ये इसके टायर्स भी है ना भाई, अच्छा तो भाई ये यूज ट्रक्स है, ये आपने देने, क्या इसके साथ कुछ और भी देना है? प्लस आपने जो है ना कुछ बाबा कौम की तस्वीरें भी देनी है, इसको हम कहते हैं कैश, ऐसा ही है। तो ये दोनों देंगे तो आपको ये जमीन मिल जाएगी। फराज ब्रदर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट कंपनी एक्सचेंज अ नंबर ऑफ यूज ट्रक्स एंड कैश। अच्छा दूसरी बात ये है, फॉर अ वैकेंट प्लॉट ऑफ इंडस्ट्रियल लैंड,
ये जमीन आपको मिल रही है। अब ट्रक्स हैव अ कंबाइंड बुक वैल्यू 126,000। इन ट्रक्स की कंबाइंड बुक वैल्यू कितनी है? ये ट्रक वंस अपॉन अ टाइम आपने खरीदे थे, अगर आप देखें कॉस्ट थी 192,000। कितने के खरीदे गए थे? क्या जब आप 192 के खरीदते तो सदाबहार 192 के रहते? उसकी वैल्यू क्यों हम उसको क्या रिकॉर्ड करते हैं? कह रहे हमने इसके ऊपर अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना रिकॉर्ड कर दिया था? वेरी गुड। कॉस्ट तो थी 192 और अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना था? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इसकी बुक वैल्यू कितनी थी? 192 माइनस 66 कितनी बुक वैल्यू थी? 120। अच्छा ये है बुक वैल्यू। अब यहाँ एक मसला आएगा, देखिए ये बुक वैल्यू तो वो होती है जो आपकी बुक में नजर आती है। तो आपकी बुक में ये कितने के नजर आ रहे थे? 120 और ये 126,000 अगर आपने नोट किया हो तो सवाल में भी मौजूद है। सवाल में ऊपर लिखा हुआ है कि पुराने ट्रक्स की जो कंबाइंड बुक वैल्यू है वो 126,000 है और उसके साथ साथ आपने बाबा कौम की तस्वीरें भी देनी है। लेकिन मसला कुछ ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो ट्रक है ना उसकी मार्केट वैल्यू कुछ और है। अब जरा पढ़े ऊपर क्या कह रहे? फैज अहमद जो कि परचेसिंग एजेंट है फॉर फराज ब्रदर। ये फैज अहमद, फैज कोई शायर नहीं है, ये फैज अहमद जो है राइट नाउ फराज ब्रदर के परचेसिंग एजेंट है। फैज अहमद अ परचेसिंग एजेंट फॉर फराज ब्रदर्स हु हैज हैड प्रीवियस डीलिंग इन सेकेंड हैंड मार्केट। जिनका प्रीवियस सेकेंड हैंड मार्केट में डीलिंग का बहुत आइडिया है। इंडिकेट्स दैट बताते हैं कि ट्रक्स हैव अ फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ 147,000। ये ट्रक मार्केट में कितने के बिक सकते हैं? इसका मतलब है अगर ये ट्रक आप उस जमींदार को नहीं दो तो मार्केट कितने में खरीदने के लिए तैयार है? तो ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू इक्वल टू 140 नंबर 1। आप 147,000 के मार्केट वैल्यू के ट्रक उनको दे रहे नंबर 1। इन एडिशन टू ट्रक्स, ट्रक के अलावा फराज भाई इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे 51,000। आपको कैश कितना देना है? इसका मतलब है फॉर द प्लॉट ऑफ लैंड। इसका मतलब है ये जमीन 198,000 की है। इसका मतलब है जमीन कितने की है? भाई आप मुझे बात बताओ, अगर ये ट्रक मैं इस जमींदार को नहीं दूंगा तो ट्रक कहाँ जाके बेचूंगा? मार्केट मुझे कितने पैसे देगी? और 147 के साथ मुझे कितने पैसे ऐड करके उसको देने? दोनों को ऐड कर लो, कितना हो गया? ये सवाल में जो आपने नया एसेट एक्सचेंज के तौर पे लिया है ना उसकी वैल्यू गिवन नहीं थी, हमने खुद कैलकुलेट की है। और ये रिक्वायरमेंट है आपकी। क्या लिखा हुआ है? टेकिंग इनटू द रिक्वायरमेंट ऑफ IAS 16। मैंने कहा था इसके ऊपर IAS 16 है। कैलकुलेट द फॉलोइंग। कितनी चीजें कैलकुलेट करनी है? नंबर 1 आपने क्या कैलकुलेट करना है? कॉस्ट ऑफ। आपने इस जमीन की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ये फराज ट्रांसपोर्टेशन है क्या है? FB। अच्छा अब इधर देखिएगा, पहली रिक्वायरमेंट है आपको क्या कैलकुलेट करनी है। अब यहाँ पे मैंने कहा था सवाल है तो उसी कॉन्सेप्ट का जो हमने भी किया है एक्सचेंज का। लेकिन कल जो एक्सचेंज का सवाल किया था वहां न्यू मशीन की कॉस्ट खुद ही बता दी थी। कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन कितनी थी? अच्छा कल के सवाल में मशीन के बदले मशीन थी। आज 2 एसेट दे के उसके बदले क्या ले रहे हो? आप कैश भी दे रहे हो, पुराने ट्रक भी दे रहे हो और उसके बदले आपको क्या मिल रहा है? जमीन मिल रही है। कल कैश दे रहे थे, पुरानी मशीन दे रहे थे, उसके बदले नई मशीन मिल रही थी। आज जब मैं जर्नल एंट्री भी रिक्वायर्ड है इसमें मांगी है, देखो यहाँ पे सेकंड में कहा है गेन बता दो कितना हुआ है और थर्ड में कह रहे हैं कि जर्नल एंट्री बनाओ एक्सचेंज की। तो यहाँ पे जब मैं जर्नल एंट्री बनाऊंगा तीसरे स्टेप में तो लैंड को डेबिट करूंगा, जमीन आ रही है। ट्रक को क्या कर दूंगा? क्रेडिट। और ट्रक के साथ मुझे क्या देना है? उसको भी क्या कर दूंगा? और ट्रक के ऊपर पिछला क्या रिकॉर्ड हो चुका है, वो किस लोकेशन पे पड़ा हुआ है,
पड़ा हुआ कहाँ पे, उसको खत्म करने के लिए। और इस ट्रांजेक्शन में अगर गेन होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो, जैसे सवाल में खुद ही बता दिया, गेन होगा। और नजर भी आ रहा है हमारी बुक में इसकी वैल्यू 1,26,000 है, मार्केट कितने में कबूल कर रही है, इसका मतलब फायदा है ना भाई। हमारी बुक वैल्यू 1,26, मार्केट से आवाज आती है 147, तो इसका मतलब है मार्केट वैल्यू ऊपर चल रही है। अब यहाँ पे पहली चीज, कल के सवाल में नए एसेट की कॉस्ट गिवन थी, बार दफा एग्जामिनर नए एसेट की कॉस्ट आपको, आप खुद लॉजिक से निकालेंगे। हमने कहा यार हमारे पुराने ट्रक कितने के बिक रहे थे मार्केट में, 147 के, और हम इसको कैश कितना दे रहे साथ में, 51। तो इसका मतलब है जो जमीन की कीमत है उसमें दो चीजें शामिल है। नंबर 1, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड ट्रक्स। फेयर वैल्यू कितनी है ओल्ड ट्रक्स की, 140, प्लस आपने कैश भी देना है, कैश टू बी पेड, कितना कैश आपने देना है, 51,000। तो इसका मतलब ये हुआ आपके ये जो एसेट आप खरीद रहे हैं जमीन, इस जमीन की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड, क्योंकि आप जब अपनी बुक में जमीन को डेबिट करेंगे तो उसको कोई ना कोई वैल्यू तो असाइन करनी पड़ेगी ना। तो क्या वैल्यू असाइन करेंगे, जमीन को कितने से डेबिट करेंगे। अच्छा, बाकी जो सेकंड रिक्वायरमेंट है वो तो बहुत ही आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सिरात मुस्तकीम है, उस पर आपने कुछ भी नहीं करना, आपने सिर्फ क्या कैलकुलेट करना है, गेन ऑन एक्सचेंज, खुद ही बता दिया गेन आएगा। और नजर भी आ रहा है कि गेन ऑन एक्सचेंज है कैसे। अब आप इसको गेन ऑन एक्सचेंज कैसे कैलकुलेट करके देंगे, आपने कहा कि भाई फेयर वैल्यू, आपके ट्रक की फेयर वैल्यू कितनी है, मार्केट से क्या आवाज आ रही है, लेकिन आपकी बुक में क्या वैल्यू आ रही है, आपकी बुक में अंडर वैल्यूड हो रहा है, कितने से अंडर वैल्यूड हो रहा है, 21,000। आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, तो इज दिस योर गेन, हाज अ गेन, राइट। अब जरा देखिएगा, जर्नल एंट्री बनानी है, सारी चीजें आपके सामने मौजूद है और मैं यही सामने बना रहा हूं ताकि आपको यहीं पे इंपैक्ट नजर आए। ये एक्सचेंज की एंट्री बन रही है या डिस्पोजल की, कोई बताएगा, एक्सचेंज की है डिस्पोजल की, इस पे 4 टाइटल होंगे या 5, 5। सबसे पहले तो हम कह रहे हैं हमारे पास एक एसेट आ रहा है जिसको हम जमीन कहते हैं, जमीन आ गई आपके पास, एसिड बढ़ गया, एसिड बढ़ता है तो डेबिट, जमीन को कितने से डेबिट करूंगा, हाजा ला मौजूद, ये हमने खुद कैलकुलेट किया है। पुराने ट्रक आपने दिए, उन पुराने ट्रक पे कितना अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट पे पड़ा हुआ था, वेरी गुड, 66,000। सवाल में देखिए हाजा मौजूद, कुल्लू मौजूद, कहां गया, ये रहा, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 66,000 नजर आ रहा है। तो ये आपके पास पुराने एसेट का है, तो ये आपके पास क्रेडिट पे पड़ा हुआ था, इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि जब भी एक्सचेंज होगा, डिस्पोजल होगा, पुराना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन रिवर्स होगा और उसकी नेचर क्रेडिट होती है, रिवर्स करने के लिए क्या करूंगा, डेबिट। उसके बाद इस ट्रांजेक्शन में फायदा हुआ या नुकसान हुआ है, तो नुकसान होगा तो डेबिट और फायदा होगा तो, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो क्रेडिट। गेन ऑन एक्सचेंज, कितना फायदा हुआ है, 21,000 रुपए। पुराने ट्रक वंस अपॉन अ टाइम खरीदे गए थे तो बुक में ट्रक्स को डेबिट किया था, कितने से ट्रक, नहीं 192,000। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है, इधर देखो भाई कॉस्ट, इधर देखो, इधर कॉस्ट कितनी है, वंस अपॉन अ टाइम ट्रक खरीदे गए थे, कितने के लिए थे, तो ट्रक को कितने से डेबिट किया था। अब ट्रक है या देकर आ गए जमींदार को, जमींदार को दे दिए, ला मौजूद, एसिड को क्या करना है, क्रेडिट, क्या करना है, तो कितने से ट्रक्स क्रेडिट हो जाएंगे, 190। अच्छा ये बताएं क्या जमींदार ने कुछ कैश भी लिया है, कैश आपके पास आ रहा है या आपके पास से जा रहा है, कैश की नेचर एसिड कम होता है तो
कितना कैश उसको आपने दिया है? 51,000 का आपने उसको कैश दिया है। आप चेक कर ले, अल्हम्दुलिल्लाह ये ट्रांजेक्शन आपकी इंशाल्लाह ऑटो बैलेंस हो गई होगी। चेक कर लिया करें, हो गई, बिल्कुल होगी इंशाल्लाह बैलेंस। इज दैट क्लियर? अब एक नया कॉन्सेप्ट, एक और कॉन्सेप्ट आपको देना है, आज का आखिरी कॉन्सेप्ट, मुमकिन तौर पे शायद इस टॉपिक का आखिरी कॉन्सेप्ट। और वो कॉन्सेप्ट मेरा नहीं ख्याल कि एग्जामिनर आपसे इतना जो है एग्जामिन करता होगा, बहरहाल सिलेबस में लिखा हुआ है तो मैंने कहा चले वो कॉन्सेप्ट भी आपसे डिस्कस कर लिया जाए। वैसे वो आगे आप इंशाल्लाह बहुत डिटेल पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट, और आगे यानी स्टेज 4 में वो कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा पढ़ाया जाता है। असल में कुछ टॉपिक जो है बड़े कॉमन है, ये टॉपिक आपने आगे भी पढ़ना है। कहाँ पे? लेवल 4 में। बहुत सारे टॉपिक ऐसे जो यहाँ भी पढ़ने, और लेकिन वो लेवल के हिसाब से उसका, जाहिर सी बात है, ये ऑपरेशनल लेवल है, वो मैनेजर लेवल है, ये ऑपरेशनल लेवल 1 है, वो मैनेजर लेवल 2 है। एक तो लेवल भी हाई और लेवल के अंदर सब लेवल भी हाई। ये ऑपरेशनल लेवल का भी लेवल 1 है, वो मैनेजर लेवल का भी लेवल 2 है। तो वहां पे अगला कॉन्सेप्ट जो पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ज्यादा डिस्कस किया जाता है, बहुत ज्यादा एग्जामिनर एग्जामिन करता है। यहाँ मैं आपको एक रेलिवेंट हद तक इस कॉन्सेप्ट को दूंगा। तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। मैंने आपको देखो कॉस्ट की कैलकुलेशन सिखा दी, मैंने आपको जो है वो जर्नल एंट्री सिखा दी, मैंने आपको मल्टीपल मेथड से डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन सिखा दी, मैंने आपको लॉस और गेन ऑन डिस्पोजल सिखा दिया, लॉस और गेन ऑन एक्सचेंज सिखा दिया, इनकी जर्नल एंट्रीज डिस्कस कर ली। आज हमने ये सारे जो जर्नल एंट्रीज के कॉन्सेप्ट थे, एक्सचेंज के कॉन्सेप्ट थे, डिस्पोजल के कॉन्सेप्ट थे, उन सबको डिस्कस किया। अब एक कॉन्सेप्ट है जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, दिस इज नॉन एज रीवैल्यूएशन ऑफ नॉन करंट एसेट। ये जो कॉन्सेप्ट है ना रीवैल्यूएशन का, असल में ये कॉन्सेप्ट कुछ ये है कि सम टाइम आप अपने एसेट की रीवैल्यूएशन करते हैं, और रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स जब की जाती है तो आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ भी सकती है और आपके एसेट्स की वैल्यू कम भी हो सकती है। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, छोटी सी मिसाल, अभी अभी हमने एक सवाल सॉल्व किया फराज ब्रदर का। फराज भाई के पास पुराने ट्रक्स मौजूद थे, सवाल खुद कह रहा था कि वो पुराने ट्रक्स 192,000 के परचेज किए गए थे। फिर सवाल ये भी कह रहा था उन पुराने ट्रक्स पे 66,000 का ऑलरेडी डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका है। फिर वो सवाल खुद कह रहा था कि सवाल में ये बात भी मौजूद थी कि उन ट्रक्स की बुक वैल्यू 1,26,000 है, जो कि हमने खुद भी कैलकुलेट की थी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सवाल में भी कीमत थी, हमने खुद भी कैलकुलेट की थी 1,26,000। फराज भाई तो एक्सचेंज करने जा रहे थे, अगर फराज भाई एक्सचेंज करने नहीं जाते, पुराने ट्रक चलाते रहते, तो क्या मार्केट में उनके ट्रक 1,26,000 के बिक रहे थे? कितने के? अब ये गेन उस वक्त रियलाइज होता है जब आप एसेट को बेचो, गेन उस वक्त रियलाइज होता है जब आप एसेट को बेचो। मैं एक मिसाल लेता हूँ ना, आपने फ्लैट लिया 50 लाख रुपए का, सही है, आज भी मिलता है 50 लाख का फ्लैट, ओल्ड सिटी एरिया में हमारे यहाँ मिल जाता है, ठीक है। और अगर मतलब हालात सही रहे, पीस एंड सिक्योरिटी हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अच्छी हो, पॉलिटिकल अनरेस्ट ना हो, और प्रॉपर्टी थोड़ी ऊपर जा रही हो, तो कुछ ही अरसे में वो फ्लैट 55 लाख 60 लाख का हो जाता है। लेकिन अगर आप नहीं बेच रहे तो क्या वो 5-10 लाख रुपए आपकी जेब में आ रहे? नहीं, वो गेन उस वक्त रियलाइज होता है जब आप बेचते हैं। फराज भाई ने जैसे ही पुराने ट्रक दिए ना, उसको गेन रियलाइज हो गया। फराज भाई ने 198 में जो सौदा किया उसमें उसकी वैल्यू क्या काउंट हुई? 147 मार्केट वैल्यू प्लस 51 का कैश। तो आप अनलेस एंड अनटिल बेचते नहीं हो चीजों को, आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट रियलाइज, लेकिन इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इस बात की इजाजत देते हैं कि अगर आप चाहें तो अपने एसेट्स की वैल्यूज को, अगर वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ा सकते हैं। अब कैसे बढ़ाएंगे, उसका तरीका क्या होगा? मैं एक छोटा सा सवाल आपको पहले सॉल्व करवा रहा हूँ, फिर इंशाल्लाह इस पे फर्दर कॉन्सेप्ट्स को ऐड करूंगा। कि एक छोटा सा सवाल, ये सवाल तो बेसिकली जो है ना आपके लेवल का नहीं, ये सवाल ये वहां पे आया था, ये सेमेस्टर जो ऊपर का फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है वहां का सवाल है। ये मैं बहुत बेसिक सवाल है इसलिए मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। वहां पर भी सम टाइम बहुत सारी चीजें बहुत स्ट्रेट आती है, और इसमें अगर आप देखें बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इस सवाल में रीवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली रीवैल्यूएशन का सवाल है, इसलिए ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कह रहे हैं सुभान एसोसिएट
परचेज एन एसेट फॉर ₹2 मिलियन। अच्छा, मिलियन में 6 जीरो होते, मिलियन में 6 जीरो होते, 2 मिलियन को बोलते 20 लाख रुपए। सुभान भाई ने एसेट खरीदा 20 लाख रुपए का, Jan 1 2009, हैप्पी न्यू ईयर, साल का पहला दिन सन 2009। एसेट हैड अ यूजफुल जिंदगी ऑफ 5 साल, एसेट की जिंदगी कितनी है? 5 साल। एंड बीइंग डेप्रिशिएटेड यूजिंग सिराते मुस्तकीम मेथड, और कौन से मेथड से इसको डेप्रिशिएट करना है? सिराते मुस्तकीम। आगे फरमाते हैं ऑन Jan 1 2011 द एसेट वाज रीवैल्यूएट टू ₹2.1 मिलियन। ओ माय गुडनेस, 2 साल इस्तेमाल भी कर लिया। 2 साल पहले कितने का लिया था और कितने साल इस्तेमाल कर लिया? 2009 में लिया था, 2011 की बात हो रही है, और मार्केट कितने में खरीद रही है? 21 लाख रुपए में। आगे फरमाते हैं द रिमेनिंग यूजफुल जिंदगी इज द सेम, इसकी रिमेनिंग लाइफ में कोई तब्दीली पहले भी भाई 5 साल थी ना, कितने साल गुजार दिए, तो अब कितनी लाइफ बची हुई है? प्रीपेयर जर्नल एंट्रीज फॉर द रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 2011। अच्छा, ये सवाल 5 नंबर का आया था, मुझे तो याद है क्योंकि जाहिर सी बात है मैं वहां पढ़ाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये सवाल सिर्फ कौन से ईयर की एंट्रीज मांग रहा है आपसे? 2000। लेकिन मैं अगर आपको समझाने के लिए टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ। टॉप टू बॉटम से मुराद, सबसे पहले मैंने एसिड खरीदा, इधर देखिएगा, मैंने एसिड लिया है Jan 1, किसी को एतराज है? एसिड लिया है Jan 1 2009 में। अब इसमें एसिड का नाम नहीं पता, एक बात सुन ले, यहाँ पे एसिड का नाम नहीं पता तो आप इसको मशीन लिख दें, एसिड लिख दें, कोई मसला नहीं है, कुल्लू जायज, राइट। मशीन लिख देते क्योंकि ये ज्यादातर प्लांट वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये मशीन आपने कितने की ली थी? 20 लाख रुपए की। तो मशीन डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट, कैश कर देते, मसला नहीं है। कितने से? 20 लाख रुपए से। एनी ऑब्जेक्शन? ये आपने डबल एंट्री कौन सी तारीख में बनाई है? ये आपने डबल एंट्री बनाई है Jan 1 2009। अब जरा एक बात सुनिएगा, Jan, Feb, मार्च, अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। दिसंबर की 31 तारीख आई 2009। क्या आपका पहला साल अल्हम्दुलिल्लाह खैर आफियत से मुकम्मल हो गया? अब आपको कुछ रिकॉर्ड करना है। कुछ आवाज आ रही है एसिड से आपके पास? मुझे डेप्रिशिएट करो। एसिड कह रहे हैं कि मेरे वैल्यू पे क्या कैलकुलेट करो। अब मेथड कौन सा है? सिराते मुस्तकीम। स्ट्रेट लाइन के 2 फार्मूले बताए थे, रेट दिया हुआ सवाल में नहीं। अब फार्मूला लगेगा कॉस्ट माइनस सैलरी वैल्यू डिवाइडेड बाय। लेकिन अब यहाँ सुने, यहाँ सुन ले, यहाँ पे चूंकि सवाल में सैलरी वैल्यू मौजूद, जब सैलरी वैल्यू मौजूद ना हो तो वो 0 होती है। वेरी गुड। तो अब देखिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अगर मैं 2009 का पहले कैलकुलेट करूंगा तो भाई कॉस्ट कितनी है? 20 लाख रुपए माइनस 0, तो माइनस 0 करने की जरूरत ही नहीं है, सैलरी वैल्यू तो 0 है ना। 20 लाख को डिवाइड कर दूंगा कितने साल पे? 5 साल पे। तो पहले साल कितने लाख रुपए का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा? कोई बताएगा हाउ टू रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ये डबल एंट्री जो नॉन कॉमर्स वाले लेट आए उनको लेक्चर सुनने के बाद क्लियर होगी और रिकॉर्डिंग सुनने के बाद, और बाकी लोगों को मेरा ख्याल है आकिब वगैरह नॉन कॉमर्स को समझ आ रही होगी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, अब आ जाए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला साल गुजरा, अगले दिन सूरज शुरू होता है, Jan 1 2010 का समय है, हैप्पी न्यू ईयर है। फिर आपने चलना शुरू किया तो Jan, Feb, मार्च, अप्रैल में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब दिसंबर की कौन सी तारीख आ गई? 2010। सूरज हुरूब होने को है और आपसे कुछ कहने को है, और आपसे ये मशीन कह रही है कि अब कौन से ईयर का डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करें। मेथड यहाँ पे कौन सा है? तो यहाँ पर भी पूरे साल का है तो अमाउंट सेम आएगी, 4 लाख रुपए मजीद। आप इस पे क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं? क्या एंट्री बनाऊंगा? सेम एंट्री बनती है, बताएं। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट accumulated depreciation, how much is that? 400,000। अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल गुजर चुके हैं। आज दिसंबर 31 2010 है। कल जब सूरज शुरू होगा तो एक नया साल होगा,
हैप्पी न्यू ईयर का समय होगा, साल का पहला दिन, सूरज शुरू हो गया और आज मार्केट से आवाज आ रही है आपके एसेट की वैल्यू है 21 लाख रुपए। बड़े सवाल में जैन 1 2011 हम कहां तक डेप्रिशिएट कर चुके हैं? दिसंबर 31 2010। अगले दिन जब सूरज शुरू होता है तो तारीख कौन सी लग जाती है? जैन 1 2000। कह रहे एसेट रीवैल्यू किया गया, मार्केट पे ले जाके उसकी वैल्यू लगाई गई। जब मार्केट में जाके उसकी वैल्यू पूछी गई तो पता चला कि उसकी, देखिए बहुत सारे तरीके हैं अपने एसेट की रीवैल्यूएशन करने के। आप ऐड दे दें न्यूज़पेपर में, आप ओएक्स पे ऐड दे दें, तो जो सीरियस बायर होगा ना वो आपको मैक्सिमम वैल्यू लगा के जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा आपके एसेट की वैल्यू क्या है। वंस अपॉन अ टाइम मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ, मेरे कजन को फ्लैट परचेज करना था, तो एक एमएजीना रोड पे अम्मा टावर के नाम से जो एक प्रोजेक्ट बन रहा था, उस वक्त ऑलमोस्ट वो फाइनल हुआ था जब की बात है। तो जाहिर सी बात है, लोग जब कंस्ट्रक्शन चल रही होती है तो फ्लैट परचेज करवा लेते हैं, और जब बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदते हैं, जब कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो वो बेच देते हैं। तो बहरहाल वो जब ऑलमोस्ट बन चुका था, शायद रिहाइश भी शुरू हो गई थी, तो मेरा कजन वहां गया, वो फ्लैट देखकर आया और उसने मुझे कहा कि यार तुम भी उसी रास्ते से आते हो रोजाना, तो किसी दिन जो ना ऊपर जाना, वो फलाने साहब नीचे रेल वो स्टेट एजेंसी वाले बैठे हुए या जो भी है, वो आपको ऊपर ले जाएंगे। एक फ्लैट मैंने देखा है, मुझे उन्होंने इतने पैसे बताए, आप जाओ अब आपको कितने बताते हैं जरा चेक तो करें। बहरहाल मैं गया, वो साहब मुझे ऊपर ले गए, फ्लैट दिखाया जो मेरे कजन ने कहा था, वो सब कुछ उन्होंने प्राइस बताई कि भाई। फिर उस बंदे ने एक बात बोली, जाहिर सी बात है फ्लैट उसका नहीं था, वो तो कौन था, रियल एस्टेट फर्म था या जो भी था, ब्रोकर होते, एजेंसी वाले होते। उसने कहा कि भाई देखो ये तो पार्टी का फ्लैट है, उन्होंने हमें ये वैल्यू दी हुई है। लेकिन उस बंदे ने उस वक्त एक जुमला कहा था जो मुझे आज तक याद है, उसने कहा था बहुत सारे लोग जो है ना फ्लैट बेचते नहीं है, खाली अपनी वैल्यू चेक करना चाहते हैं, तो वो फॉर सेल ऐड दे देते हैं, और हम जब दिखाते हैं तो जो सीरियस बायर होता है ना वो मैक्सिमम वैल्यू लगा के जाता है, तो उसको पता चल जाता है कि मेरे इस एसेट की क्या वैल्यू हो गई है। और ये बिल्कुल हकीकत है, बहुत सारे एसेट ऐसे होते हैं, इवन गाड़ियां वगैरह हैं, बहुत सारी चीजें आप खरीदते, हालांकि आप इस्तेमाल भी करते, लेकिन बाद में उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, मार्केट चेंज हो जाती है। फ्लैट आपने खरीदा, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मार्केट चेंज हो जाती है, अप भी हो जाती है, कभी कभी डाउन भी हो जाती है। तो बहरहाल अब हम कह रहे हैं कि भाई ये 2 साल गुजर गए, इस कंपनी ने सोचा कि यार 2 साल के बाद आज जाके मार्केट में इसकी क्या करते हैं, रीवैल्यूएशन। तो मार्केट ने क्या कहा, ये कितने की मशीन बिक सकती है, 21 लाख। अब इधर देखिए, यहाँ पे कैलकुलेशन होती है, और कैलकुलेशन कुछ ये होगी, फेयर वैल्यू। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, कितने साल के बाद की फेयर वैल्यू, ये मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ जैन 2 साल के बाद की, जैन 1 2011, 2 साल हुए ना अभी, तो 2009 पूरा गुजरा है, 2010 पूरा गुजरा है, 11 गुजरा थोड़ी है, 11 का तो आज पहला दिन है। फेयर वैल्यू मार्केट से क्या आवाज आ रही है, 21 लाख। अच्छा एक वैल्यू मैंने कैलकुलेट नहीं की, 12 लाख डायरेक्ट बता दें, 2 साल के बाद की बुक वैल्यू कोई बताएगा मुझे? नहीं, 12 लाख। 2 साल के बाद की बुक वैल्यू कितनी है? ये 12 लाख इन्होंने कैसे निकाली है? 20 में से 8 लाख क्या कर दिए भाई, आपने 2 साल पहले 20 लाख का लिया था, ये एसेट 2 साल में कितना डेप्रिशिएट कर दिया? तो आप ये जब 12 लाख माइनस कर रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे 9 लाख रुपए का सरप्लस आ रहा है, इसको बोलते हैं रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या बोलते हैं? रीवैल्यूएशन सरप्लस। अब ये जो रीवैल्यूएशन सरप्लस है ना, अब मेरी बात सुनिए, ये 9 लाख रुपए से आपके एसेट की वैल्यू बढ़ गई, 9 लाख रुपए से आपके एसेट की वैल्यू, कुछ लोग समझते सर 1 लाख से बढ़ी है, सर हमने तो 20 लाख का लिया था और 21 लाख है, तो सर आपको कैलकुलेशन नहीं आती, 20 और 21 लाख में 1 लाख का फर्क होता है। तो मेरे भाई 20 लाख का आज नहीं लिया है, 20 लाख का लिया था आज से 2 साल पहले, 2 साल में डेप्रिशिएट नहीं किया है क्या? किया है ना? कितने लाख रुपए डेप्रिशिएट कर चुके हैं? तो आपकी बुक में 2 साल के बाद बुक वैल्यू क्या है? 12 लाख। मार्केट कितने में कबूल कर रही है? कितने का सरप्लस हो गया? ये बताओ, 9 लाख रुपए से आपकी मशीन की वैल्यू बढ़ गई है, 9 लाख रुपए से आपकी मशीन की वैल्यू। अब सुने, अब यहां पे हैप्पी न्यू ईयर जैन 1 2011, एसेट की वैल्यू बढ़ती है तो डेबिट होती है, मशीन डेबिट, कितने से डेबिट करूंगा मशीन को? 21 लाख से थोड़ी करूंगा भाई, 20 लाख से तो पहले ही रिकॉर्ड है, और 20 लाख के साथ 8 लाख का क्या रिकॉर्ड हुआ है? तो बुक पे कितने का आ रहा है अभी?
कितने तक पहुंचाना है, तो कितने से बढ़ाना है। अब एक बात सुने, इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या अकाउंटिंग सिंगल एंट्री पे बेस करती है डबल एंट्री पे? इफ देयर इज अ डेबिट ऑफ रुपीज 900,000 तो देयर मस्ट बी अ क्रेडिट ऑफ रुपीज। अब एक मसला है, मसला ये है कि यार सर आपने मशीन तो डेबिट कर दी, अब क्या हम उस बंदे को तलाश करेंगे जिससे हमने मशीन खरीदी है और उसको जाके बोलेंगे यार ये कैश ले लो थोड़ा सा, वो मेरी वैल्यू बढ़ गई है, मेरी डबल एंट्री नहीं बन रही, तो कैश क्रेडिट नहीं होगा। ये आपका फायदा है, ये आपकी इनकम है, और इनकम बढ़ती है तो रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। किसको क्रेडिट करूंगा? रीवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट, हाजा रीवैल्यूएशन सरप्लस। और अगर ये वैल्यू गिर जाती तो मेरी, हाँ, फिर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिट होता और एसेट को हम क्रेडिट करते हैं। फिर एसेट की वैल्यू बढ़ती नहीं, एसेट की वैल्यू, तो एसेट को डेबिट नहीं करते, एसेट को, और फिर लॉस ऑन रीवैल्यूएशन डेबिट, क्या डेबिट होता, और लॉस की नेचर क्या होती है, डेबिट। अब मैं सिर्फ 2011 का दिसंबर पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करने जा रहा हूं, ये जरा गौर से समझना। अब आपको पता है क्या करना है, रीवैल्यूएशन के बाद आपका एसेट 21 लाख रुपए का हो गया था, ऐसे ही है। इधर देखिएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कौन से साल का, 2011। भाई ये बताओ शुरू में एसेट 20 लाख का था, 20 लाख में से कितना माइनस कर दिया पहले साल, पहले साल कितना बच गया, 16 लाख। दूसरे साल मजीद कितना माइनस किया, कितने का बच गया, 12 लाख के बाद कितना ऐड कर दिया, कितने का हो गया, 21 लाख रुपए का एसेट 2011 के शुरू में हो गया था। कितने साल की लाइफ बची हुई है, रिमेनिंग लाइफ 3 साल। नेट बुक वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, नेट बुक वैल्यू माइनस रिवाइज सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, एक फार्मूला बताया था। तो नेट बुक वैल्यू को 3 पे डिवाइड करूंगा तो अब इस साल कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये कहते हैं कि सर हम तो सिराते मुस्तकीम डेप्रिसिएशन मेथड पे जा रहे, और यहाँ तो पहले साल 4 लाख आया था, दूसरे साल भी 4 लाख आया था, सर तीसरे साल 4 लाख क्यों नहीं आया, 7 लाख क्यों आया? तो मेरे भाई आपके एसेट की वैल्यू, आपकी एसेट वैल्यू 9 लाख रुपए से बढ़ गई है, और 9 लाख का अभी कितने साल का समय बाकी है, 3 साल। 9 लाख को 3 पे डिवाइड करो कितना आता है, 3 लाख। पहले कितना डेप्रिसिएशन होता था, 4 लाख, अब कितना हो रहा है, तो कितना एडिशनल हो रहा है, बिकॉज ऑफ रीवैल्यूएशन, बिकॉज ऑफ, जब रीवैल्यूएशन करते हैं तो आपके एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा एक सवाल में देखिए, आपको वैसे ही शो करता हूँ एक दो सवाल। देखिए ये एक सवाल जो कि एफएससीआर का मॉडल पेपर जो है हमारा आईसीएमए का, अगर मेरे पास है तो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यस, ये देखिए, ये प्लीज स्टूडेंट कम टू द पॉइंट। अब ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर पढ़े जरा, मॉडल पेपर, और ये कौन से लेवल का मॉडल पेपर है, मैनेजर लेवल और फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग। ओके स्टूडेंट प्लीज साइलेंट, स्टूडेंट्स नजर देखिएगा, ये मॉडल पेपर आपको नजर आ रहा है, मैनेजर लेवल। अब यहाँ जो पेपर आता है ना, यहाँ इस तरीके से आता है, वहां कुछ लिखना भी होता है बाज़ दफा। अब जैसे मैं आपको एक सवाल शो करता हूँ, वो रिवैल्यूएशन वाला था, शायद हो सकता है आपको कुछ समझ में आए वो सवाल। देखिए ये सवाल मौजूद है, देखिए डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, वहां पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी आते हैं ऊपर के लेवल पे, और इस तरह आपको स्पेस दिया जाता है, वहां पे आपको टाइप करके आंसर देना है कीबोर्ड से। कह रहे काशान लिमिटेड बोट एंड इक्विपमेंट, काशान लिमिटेड ने क्या खरीदा है, कितने का खरीदा है, 37,50,000, यानी 37,50,000 रुपए। कब खरीदा है, Jan 1 2017। इट हैड अ यूजफुल जिंदगी ऑफ, ऑन Jan 1 2019, कितने साल गुजर गए, 2 साल। द एसेट वाज रीवैल्यूएट टू 4.5 मिलियन, एसेट कितने से रीवैल्यूएट हो गया, बढ़ गया ना। हालांकि पहले तो 2 साल का क्या रिकॉर्ड करोगे, वो माइनस करोगे और बुक वैल्यू कम आएगी, फिर उस बुक वैल्यू और इस वैल्यू से कंपेयर करोगे तो फिर आपके पास क्या आएगा, सरप्लस। एक्सपेक्टेड यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट रिमेन अनचेंज, वही वाली कहानी जो वहां लिखी हुई थी। इन सच सिनेरियो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस। क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या ये सवाल मैं आपके होमवर्क के तौर पे ऐड कर दूं? ये मैंने सवाल आपकी फाइल में जाके यहाँ पे ऐड कर दिया, एंड दिस इज योर HW। व्हाट इज HW, होमवर्क। तो क्या ये सवाल आप लोग कर लेंगे? हालांकि ये सवाल आपके लेवल का नहीं है, लेकिन बहरहाल
नहीं, इसमें तो खाली सरप्लस कैलकुलेट करने के लिए बोला है बस। इसमें जो रिक्वायरमेंट है तो ये आपको सिर्फ सरप्लस कैलकुलेट करना है। इसी तरह और भी इस टाइप की चीजें वहां पे एग्जामिन की जाती है। तो याद रखें आप जब अपने एसेट की रीवैल्यूएशन करते हैं तो एज अ रिजल्ट वैल्यू बढ़ भी सकती है, एज अ रिजल्ट आपके एसेट्स की वैल्यू कम भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि आपके एसेट की वैल्यू किस तरफ जा रही है। अपवर्ड रिवैल्यूएशन भी है और डाउनवर्ड भी है। तो मेरा ख्याल है ये कॉन्सेप्ट भी सबको क्लियर हो गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।